प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और आज हम बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन फार इंफ्रारेड रीजन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन फार इंफ्रारेड रीजन। प्यारे बच्चों, पिछले दो लेक्चर्स में हमने आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है उसके बारे में बताया और उसके बाद हमने ये भी बताया कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में है और उनके नोटेशंस क्या हैं। और आज ये है हमारा टॉपिक और जो क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। तो वो क्या हो सकते हैं, इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन रिजिड रोटर मॉडल ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। या फिर एक्सप्लेन दी रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन फार इंफ्रारेड रीजन। ये थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है, इसलिए थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा। अगर इस पूरे लेक्चर को आप बिना स्किप किए देख लेंगे तो ये 8 नंबर आज आपके पक्के हो जाने हैं। एक बार देखते हैं। देखिए, हमें एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से, कंसीडर ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये दो एटम्स हैं और एक इस मॉलिक्यूल को हम ए कह देते हैं, ये मॉलिक्यूल बी है, यानी ये एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इन मॉलिक्यूल्स के ये देखिए, ये मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास है। जो हमारा ये जो एटम्स है ये सेंटर ऑफ मास है और ये जो दो एटम्स आप देख रहे हैं ये रोटेट कर रहे हैं इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि ये एक रिजिड रोटर के रूप में काम कर रहा है। इनके हम ये भी कह देते हैं, देखिए इसका मास m1 है और ये मास m2 है, यानी कि ये एक डाइएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है इसके दोनों एटम्स अलग अलग तरीके हैं, जैसे HCl वगैरह जिनका एक डाइपोल मोमेंट वगैरह होता है। और मैं ये भी मान लेते हैं हम लोग यहां पर कि इन दोनों के बीच की जो सेंटर है उनके बीच की दूरी r है। r क्या है यहां पर? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और एक और बात, सेंटर ऑफ मास से भी ये दूरी हम ले लेते हैं r1। सेंटर ऑफ मास से इस एटम के सेंटर की डिस्टेंस है और r2 इससे दूरी है। ये चीजें आप एक बार लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। मैं आपको बताऊंगा, लिखते हुए चलूंगा मैं यहां पर, ताकि आप सबसे हट करके लिख सके, बढ़िया लिख सके और बिना टेंशन के समझ करके। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटर अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to the axis। समझ गए? चलिए लिख लेते हैं। कंसीडर ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटर। ये रिजिड रोटर है, अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to its axis। About an axis passing through its center of mass and perpendicular to its axis। यहां यह भी देखने की बात है कि ये जो m1 एंड m2 आर द masses ऑफ टू एटम्स रेस्पेक्टिवली। ये सारी चीजें लिख लीजिए जो आप देख रहे हैं। लेट m1 एंड m2 आर द masses ऑफ टू एटम्स
A and B respectively. ठीक है प्यारे बच्चों, R is the distance between the center of two atoms. Distance between center of two atoms. R1 and R2 are the distance between the center of mass and center of atom of A and B respectively. R1 and R2 are the distances between center of mass and center of atoms A and B respectively. मेरा मतलब है कि A की सेंटर ऑफ मास और इस मॉलिक्यूल के सेंटर की दूरी R1 है, और जो दूसरा एटम है हमारा B, उसके सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस R2 है। यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो R है ये R1 प्लस R2 इन दोनों के बराबर है, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस चीज को और आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अभी तक तो हमने एक फाउंडेशन तैयार करी है, हमने एक माना है कि हमारे पास एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो एक रिजिड रोटर के रूप में काम कर रहा है, जो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो हम देखिए R1 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, R माइनस R2 हो जाएगा। देखो ये R1, इसको इधर ले लेंगे। अगर हम यहां से R2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, R माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब एक सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आप बहुत बार लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, मैं लिख देता हूं। देखिए स्टेप याद रखना, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या लिखेंगे, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r। ठीक है, अब मान लो हम यहां से R1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R2 को हम गायब कर देते हैं, यहां से R2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, और R2 के स्थान पर r माइनस r1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m2 r माइनस m2 r1, और इस टर्म को भी हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। इन दोनों में से r1 कॉमन आ रहा है, r1 इंटू m1 प्लस m2 इट इज इक्वल टू m2 r। यहां से r1 की वैल्यू आ जाएगी और वो मैं यहां लिख देता हूं, r1 हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए आप देख रहे हैं कि m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r। ये देख लीजिएगा, r1 निकालना हमें, तो ये m1 प्लस m2 हमारे m2 के नीचे चले गए हैं और r वहां है ही, तो यहां से हमारे पास r1 की वैल्यू आ गई। ठीक ऐसे ही अगर हम r2 की वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से r1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। कैसे, जैसे m1 और r1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस r1। ये देखिए r1 के स्थान पर r माइनस r2 हम यहां लिख देंगे, ये वाली वैल्यू, और बाकी सब ऐसे ही है। m2 r2 ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, m1 r। मेरे साथ साथ लिखते रहिए, आपके नोट्स अपने आप बन जाएंगे, समझ में भी आ रहा है, नोट्स भी बना रहे हैं, जो हमारी समझ में आ रहा है मैं वही लिख रहा हूं, और फिर आपको भी समझ में आ जाएगा, जो बातें हैं वही तो लिख रहे हैं। m1 r2 इट इज इक्वल टू m2 r2। अब हम यहां से इस टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, m1 r इज इक्वल टू m2 r2 प्लस m1 r2। अब इन दोनों में से r2 कॉमन आ रहा है, हम भी ले लेते हैं, m1 प्लस m2 ही बचता है इंटू r2। अब ये r2 कितना होगा, ये देखिए m1
divided by m1 plus m2 into r it is equal to r2। ये देखिए, ये जो m1 प्लस m2 था इसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है और हमारे पास ये टर्म आ गई है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर r2 की तो वो कितना आ गया है, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर बाद, फिर हम वहां पर इनकी वैल्यूज रखेंगे। अब एक और प्यारे बच्चों, एक डेफिनेशन आप और पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये एक बॉडी है और ये इस एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है उसके अबाउट ये हमारा जो रिजिड रोटर है ये घूम रहा है, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, या यू कैन से ऑफ दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय द मोमेंट ऑफ inertia of diatomic molecule about axis of rotation, या moment of inertia of this rigid rotor about this axis of rotation which is passing through the center of mass and perpendicular to the axis is given by, इसको हम लिख लेते हैं I is equal to, ये moment of inertia है और ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। देखो डेफिनेशन यही तो होती थी कि m1 और इसकी इस एक्सिस से दूरी कितनी है r1 उसका स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। देखिए कितना इजी होता जा रहा है। अब हम अपनी ये जो r1 और r2 की वैल्यू जो अभी अभी हमने पहले ही निकाल कर रख ली है वो यहां रखेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको ये वैल्यू यहां रख करके और आगे समझाता हूं। प्यारे बच्चों, अब put the value of r1 and r2 from these two equation in this equation। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए I is equal to m1 r1 स्क्वायर, और r1 हमारे पास ये है ही, क्या है ये, m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर r स्क्वायर। ये हमने r1 की वैल्यू रखी है प्लस m2 r2 स्क्वायर, और r2 हमारे पास ये है, यानी कि m1 का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। कुछ नहीं, समझ गए होंगे आप। ये r1 और r2 की वैल्यूज हमने यहां रख दी है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां से हम m1 m2 कॉमन ले लेते हैं और ये r भी कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर, और नीचे जो है ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इसे भी कॉमन ले लेते हैं। अब बताइए यहां क्या बच जाता है, m1 m2 कॉमन लिया है तो सिर्फ यहां पर बच गया m2, बाकी सब तो कॉमन है, और यहां पर बच गया है m1 स्क्वायर है ना, सिर्फ ये एक कॉमन। ये देखिए ऐसे, अब ये टर्म इस एक पावर से यहां कैंसिल हो गई है और हम यहां लिखेंगे I इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर, और इसे हम I इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर कह देते हैं। यहां पर आप इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। वेयर म्यू हमने किसके स्थान पर लिखा है, आप देख लीजिएगा एक बार, वेयर म्यू इज इक्वल टू, ये है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसके स्थान पर, और इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस रिजिड रोटर इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ रिजिड रोटर। प्यारे बच्चों, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमें क्या लग रहा है कि मान लो ये कोई एक पॉइंट मास है जिसका मास म्यू है, और जो कितनी डिस्टेंस पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट मास। हम क्या कहेंगे कि रोटेशन मोशन ऑफ दिस रिजिड रोटर is equivalent to the motion of the point mass at a distance r from axis of rotation।
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात, वही बात मैं यहां लिख भी देता हूं कि रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड रोटर is equivalent to the motion of point mass at distance r from axis of rotation, ये देखिए प्यारे बच्चे, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। प्यारे बच्चों, एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस रिजिड रोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में निकाल चुके हैं पहले भी, और आज हम उसको यूज करेंगे, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज करेंगे। लिख देता हूं मैं पहले, क्वांटम मैकेनिकली द एनर्जी आइगन वैल्यूज, ये मैं पहले क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं। एनर्जी आइगन वैल्यूज के डिटरमाइन बाय द solution of डिंगर वेव इक्वेशन। इससे बेटे हम इस रिजिड रोटर की जो एनर्जी की आइगन वैल्यूज वगैरह है, एनर्जी वैल्यूज हैं, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, और कुछ रिजल्ट्स को हम यूज भी करेंगे। आप ऐसे लिख दीजिएगा। अच्छा, क्लासिकली अगर आप बता सकते हैं कि इस रोटेशनल मोशन में एनर्जी क्या होती है, ये देखिए आप लिखेंगे, बट क्लासिकली द एनर्जी ऑफ रोटर, मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप पेपर में बहुत अच्छी तरीके से लिख के आ सकें। एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर इज गिवन बाय, क्या होता है बताइए रोटेशनल मोशन में? रोटेशनल मोशन में क्या होती है? E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होती है, लेकिन यहां हाफ तो है और मास का स्थान मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता है, और रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी है उसका स्थान एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया है। ये चीज आपको पता है। अच्छा, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ये देखिए, द एंगुलर मोमेंटम, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों बताइए, L इज इक्वल टू जे प्लस 1 इंटू एच क्रॉस, या h अपन टू पाई, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये L की वैल्यू होती है। ये हम पहले निकाल चुके हैं, आपको पता है। और हम ये भी जानते हैं, देखिए एक और बात भी जानते हैं, L किसके बराबर होता है? I इंटू ओमेगा। जैसे आप जानते हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो रोटेशनल मोशन में क्योंकि यहाँ रोटर है, ये रिजिड रोटर रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो ये होता है। यहां से हम आई ओमेगा की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए ओमेगा किसके बराबर हुआ है? एल अपॉन आई। इस ओमेगा की वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सारी की सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी की वैल्यूज ही तो चाहिए, और उसी के बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करेंगे। फिर उसमें जो भी सिलेक्शन रूल लगा करके जो ट्रांजिशन होते हैं वो देख लेंगे, किस तरह का हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम आता है वो भी हम ड्रा करेंगे। लेकिन इसी रिजल्ट के लिए जो चीजें हैं वो हम निकालेंगे। देखिए आई हम निकाल चुके हैं, ओमेगा हम यहां से निकाल लिया है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा? वी राइट हियर दैट E इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/2 L स्क्वायर बाई आई। L की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, ये L की वैल्यू यहां रख देते हैं।
तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जे लिख देते हैं यहां पर हम, क्योंकि यहां जे है। तो ये देखिए 1/2 है ही नीचे, एल स्क्वायर, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जे, ये स्क्वायर रूट है वो तो हट जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे जे इंटू जे प्लस 1, और ये एच क्रॉस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एच अपन 2 पाई है ना, 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहां पहले ही है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर। ये देखिए, जानते हो ना एच क्रॉस क्या होता है, एच अपन 2 पाई, तो वो हमने 8 पाई स्क्वायर यहां लिख दिया है, और नीचे आई है ही तो ये आई भी लिख दिया, और आई की वैल्यू भी हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसी से तो शुरुआत की थी, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर। और इस तरह से हमारे पास ये जो एनर्जी की वैल्यूज आ गई हैं, और हम देख रहे हैं बाकी सारे तो कांस्टेंट्स हैं कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, म्यू और आर पर डिपेंड कर रही हैं। आप इसको मैं एक इक्वेशन और देता हूं, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसका हमें यूज करना है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और आगे समझाता हूं। अब यार बच्चों, इसमें जे की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, जैसे मान लो हम जे की वैल्यू 0 रख दें, तो यहां से एनर्जी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ई को 0 कर देते हैं। जब हम जे की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म सब 0 हो जाएगी, हम भी 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम जे की जगह 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए जे इज इक्वल टू 1, तो यहां पर E1 आएगा, यानी कि दिस इक्वेशन गिव दिस इक्वेशन गिव दिस। यहां पर देखिए जे की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखते ही 2 हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे यहां पर तो 2 1 जा 2, 2 ही आ जाएगी। देखिए 2 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। चलिए अगर हम जे की जगह 2 रख दें तो क्या आएगी हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, E2। यहां से देखिए जब 2 रखेंगे तो 2 1 3, 3 2 जा 6, बिल्कुल यहां हो जाएगा 6h स्क्वायर, 6h स्क्वायर, और बाकी सब एच सच ही है, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम जे के स्थान पर 3 रख दें तो कितना आ जाएगा, E3, और यहां से देखिए जब 3 रखेंगे तो 3 1 4, 4 3 जा 12, ये 12 हो जाएगा। ये देखिए 12 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। इसी तरीके से हम जे के स्थान पर अगर हम 4 रख दें तो यहां से हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारी इस इक्वेशन से, वो क्या आएगी, नोट कर लीजिए। देखिए 4 रखेंगे तो 4 1 5, 5 4 जा 20 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर एंड सोन। और ऐसे हम आगे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी आ गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे 2 ही है ना, बाकी तो चलो कांस्टेंट है, ये 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, इसमें से करेंगे 8। इससे हमें एक चीज, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे जो कंजक्टिव एनर्जी डिफरेंस है लेवल्स का वो बढ़ता जा रहा है। और इसलिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो कैसा होगा हम वो प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर इज एज शोन। ये हमारा एक लेवल है, ए की वैल्यू 0 है और ये E0 लेवल आ गई। मैंने डिफरेंस थोड़ा बताए थे, ये E1 है, ये J1 के लिए है, गैप थोड़ा कम है, अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम देख रहे थे जैसे जैसे जे की वैल्यूज बढ़ेंगी तो कंजक्टिव जो डिफरेंस है एनर्जीज का वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ये कम था, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये J = 2 के लिए है, अब ये और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए
ये E3 हो गया है और यहां J की वैल्यू 3 है, और ये और ज्यादा हो जाएगा, ये E4 कह देते हैं, और ये J की वैल्यू यहां पर 4 हो गई, एंड सो ऑन, आगे भी है। अब कुछ ट्रांजिशंस हैं, सभी ट्रांजिशंस नहीं अलाउड है कि भाई कहीं से भी कहीं, यहां कुछ सिलेक्शन रूल्स होंगे, वो मैं लिख देता हूं। द सिलेक्शन रूल्स आर, सिलेक्शन रूल्स आर वो है डेल्टा J के लिए है, ये +-1 होता है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहां पे, या तो ये +1 होना चाहिए या -1, यही ट्रांजिशंस अलाउड हैं, बाकी अलाउड नहीं है। यहां से देखिए कि J+1 कब होगा, अगर कोई ट्रांजिशन J1 से J0 में आता है तो ये अलाउड है, या J2 से J1 में है तो ये अलाउड है, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए इनका, 1 का आना चाहिए। ये इमिशन स्पेक्ट्रा है, यहां से यहां ये भी अलाउड है, यहां से ये भी अलाउड है, लेकिन यहां से ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां डिफरेंस 2 हो जाएगा। देखिए, तो 3 से जब यहां ये 2, वो अलाउड नहीं है, सिर्फ जो डिफरेंस है J का वो 1 ही होना चाहिए, ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा है। अगर अब देखिए, अगर यहां से कोई ट्रांजिशन होता है तो वो भी अलाउड है, यहां पर ये -1 हो जाएगा, या फिर यहां से यहां ये भी अलाउड है, क्योंकि यहां पर 1 और -1 है, यहां से ये भी अलाउड है, और यहां से ये भी अलाउड है। एक और बात बताएं कि इन प्रैक्टिकली जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, वो ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये वाला, ये ऑब्जर्व होता है जहां डेल्टा J की वैल्यू -1 होती है। और कैसा डिफरेंस आता है मैं उसकी भी बात करूंगा, यहां पे मैं वो दिखा देता हूं मैं पहले ही, उसके बाद हम इसके एनर्जी की वैल्यूज भी निकालेंगे। ये देखिए, ये जो डिफरेंस आएगा हमारा, ये μ0, 2 μ0, अभी मैं इसको प्रूव करके भी हम लोग देखेंगे कि ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, 3 μ0, 4 μ0, इस टाइप का हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो आएगा। लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इनको थोड़ा एनर्जी वैल्यूज रख करके हम इसको देखेंगे भी। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, यार बच्चों, इस जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसे हम वेव नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, एनर्जी किसके बराबर होती है, E = h μ, और μ किसके बराबर है, hc/λ, और ये 1/λ होता है, यही तो हमारा वेव नंबर होता है। और यहां हम वेव नंबर को fj इससे लिख लेते हैं, ये देखिए, और ये देखिए जो 1/λ है E/hc हो गया है, ये hc को अगर हम लेफ्ट साइड में ले तो 1/λ हो गई, और इस 1/λ को ही हम वेव नंबर कहते हैं। ये देखिए, यानी कि E/hc ये हो गया, ये जी। तो अब हम यहां से हमारी एनर्जी की वैल्यूज रख दो बस, तो हमारे पास वेव नंबर की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कैसे, EJ कितना हमारा, J × J+1 h² डिवाइडेड बाई 8π² μ r² hc। एक h से ये कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहां पर। तो ये जो रिजल्ट आप हमारा आया है, ये सारी चीजें जो है यहाँ h कांस्टेंट है, μ कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे लिखेंगे B × J+1 fj। ये भी एक इक्वेशन आ गई, फिर बच्चों इक्वेशन नंबर 3 आप कह सकते हैं। और यहां हमने B किसके स्थान पर लिखा है, भाई इसको छोड़ के बाकी सब, यानी कि वेयर B = h/8π² μ r² c। ये एक तरह से सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं यहां पे, इसलिए इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल, हम इसे रोटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो ये चीज भी आपने देख ली। अच्छा, एक और बात, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो भी तो एक एनर्जी का, देखो ये वेव नंबर की फॉर्म में हमने निकाला। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए,
वो कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी हमारे लिए। जानते हैं कि ये डेल्टा ई जे, ये जो आएगी इट इज इक्वल टू एच, ये होगी। और यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे डेल्टा ई जे डिवाइडेड बाई एच। ये चेंज है एनर्जी में, जैसे क्योंकि हमने सिलेक्शन रूल्स में देखा था कि जो डिफरेंस है, जो ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो डेल्टा जे इजकल टू प्लस माइनस 1 वही होगा इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों में। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको और आगे न्यू रोटेशनल। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम अब कैसे हैं, डेल्टा ई जे जो डिफरेंस हम निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, ई जे माइनस ई जे माइनस 1, एक स्टेप कम, क्योंकि अगर एक 2 है तो दूसरा 1 होगा, तभी तो वो जो सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक वो अलाउड है। और नीचे ये है ही हमारा h। तो अब हम इसे कैसे ले, ई जे की वैल्यू लिख लीजिए, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, इनको तो हम बाहर ले ही सकते हैं। तो ये देखिए वो h नीचे है ही, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस j के स्थान पर तो h सत लिख दीजिएगा, जैसे j इंटू जे प्लस 1 माइनस, एक स्टेप कम ले रहे हैं यहां पर, तो ये तो हो जाएगा j, हो जाएगा नहीं, एक इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो j बच जाएगा, और इसमें से j माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे ये है ही हमारा 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, मैं इसको थोड़ा आई लिख देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो लिख दिया हमने, आई स्क्वायर यहां पर लिख दिया है, नीचे h है और ऊपर ये h और ऊपर ये h स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, एक h रह जाएगा। तो अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जे स्क्वायर प्लस जे, ये देखिए इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया है, माइनस जे स्क्वायर प्लस जे और डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई, और h है ही, ये देखिए इस जे स्क्वायर से ये जे स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और यहां पर 2j हो गया है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां सिर्फ j बचेगा ऊपर, और h भी है, और नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रिजिड रोटर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको 3, 4, 5 जो भी इक्वेशन है आप सिस्टमेटिक वे से लिख रहे होंगे। हम म्यू नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आपने देखा था ना, यहाँ जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कब आती है हमें, E1 माइनस E0 अपॉन H, ये आ गई। अब E1 कितनी आएगी वो यहां से निकाल सकते हैं, जब जे की वैल्यू 1 कर दोगे, 1 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, नहीं इसी के अंदर रख दीजिए ये, तो कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 2h स्क्वायर, ये देखिए 2h स्क्वायर, और नीचे वो है ही सारा कुछ 8 पाई स्क्वायर, इसको हमने आई लिख ही दिया है, और माइनस 0, जब 0 लिखेंगे यहां पे j के स्थान पर हम जब 0 कर देंगे तो ये फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा, और इस तरीके से, और नीचे h है ही, तो इस h से ये h कैंसिल हो जाएगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाती है, म्यू नोट आ गई हमारे पास। ठीक है, आप म्यू1 निकालें तो इसी तरीके से आप म्यू1 निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी E2 माइनस E1 बाई H, और ये जब सिस्टम आप निकालेंगे तो ये लगभग 2 म्यू नॉट आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरह से म्यू3 जो आएगा वो आ जाएगा E3 माइनस E2 डिवाइड बाई H करेंगे, इसमें वैल्यूज रख कर वो 3 म्यू नॉट आ जाएगा, एंड सो ऑन। और आप देख रहे हैं कि अगर हम इनको देखें तो ये इक्वली स्पेस्ड है, म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, 3 म्यू नॉट, ये चीजें इस तरह से आती चली जाएंगी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी एनर्जी लेवल्स, एनर्जी जो लाइंस हमें मिलती हैं, जैसा कि मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाया था, दीज आर इक्वली स्पेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, द लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। भाई हम ये इतना रोटेशन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन फार इंफ्रारेड रीजन या एज ए रिजिड रोटर के रूप में हम इसे स्टडी कर रहे हैं, तो इसके कोई एप्लीकेशन भी है? बिल्कुल है। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। यूजेस, आप कह सकते हैं कि ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये किस काम आता है? द रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज यूज्ड। देखिए, एक तो ये फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है। अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। नंबर 1, यूज्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड रोटर वगैरह या जो इस टाइप की चीजें हैं उनका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखिए, इस इक्वेशन में आई को एक तरफ रख लीजिए और बाकी सब चीजों को इधर ले आइए। देखिए 4 पाई स्क्वायर और म्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है ये तो हम रोटेशन स्पेक्ट्रा से निकाल लेंगे। एच कांस्टेंट है तो फिर आई निकाली जा सकती है। ये देखिए, नोइंग द वैल्यू ऑफ दीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिटरमाइन। दूसरा पॉइंट बेटे, दो एटम्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे भी हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यूज्ड टू फाइंड the distance between center of two atoms in diatomic molecule, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, in diatomic molecules। कैसे? देखिए, I किसके बराबर होता है पहले मुझे ये बता दीजिए। I भी हम जानते हैं म्यू आर स्क्वायर होता है, तो मैं लिख देता हूं म्यू आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई म्यू नॉट। ये और म्यू भी हम जानते हैं, म्यू किसके बराबर होता है? m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बताया था। रिड्यूस्ड मास ऑफ द रिजिड रोटर है, वो भी लिख देते हैं। यानी कि हम यहां पर लिख देंगे m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 r स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू h 4 पाई म्यू नॉट। r स्क्वायर है, इसे एक तरफ रख लीजिए, बाकी सारों को आप इधर ले जाइए। हम इसको कैसे लिखेंगे? m1 प्लस m2, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 m2। ये देखिए, ये हम राइट साइड में लेकर गए हैं और h अपॉन 4 पाई म्यू नॉट, और ये देखिए स्क्वायर रूट ले। तो दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये सारे नॉन फैक्टर्स हैं, यानी कि नोइंग द वैल्यूज ऑफ m1 m2 h म्यू नॉट वी कैन फाइंड और वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द यूज ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो फिर ये दोनों यूज लिख देंगे। भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रा से ही तो हमें म्यू नॉट पता चलता है, उसकी स्टडी से ही, और उससे हम इन दो एटम्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। A diatomic molecule is not a perfect rigid rotor। यार बच्चों, अभी तक हमने पूरी जो कैलकुलेशन करी है, हमने ये मान के चले हैं कि हमारा ये जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये एक रिजिड रोटर की तरह काम करता है। लेकिन एक्चुअल में या यूं कहिए कि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ये एक रिजिड रोटर नहीं है, बल्कि एक नॉन रिजिड रोटर की तरह काम करता है। बट इट एक्ट एज नॉन रिजिड रोटर। तो हमें जो हमारे वेव नंबर का एक्सप्रेशन था उसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो द वेव नंबर expression
is written as fj, it is equal to bj into j plus 1 minus d j स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह बी तो हमने आपको पहले बताया था, बी क्या होता है, ये रोटेशनल कांस्टेंट फॉर रिजिड रोटर है और ये है नॉन रिजिड रोटेशनल कांस्टेंट, वेयर डी इज कॉल्ड नॉन रिजिड रोटर कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट कैसे। अरे एक और बात बताऊं मैं आपको कि ये जो d है इट इज वेरी वेरी मच लेस देन b और एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहता है। अब जब पॉजिटिव रहता है तो फिर ये जो फैक्टर अभी हम बात कर रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं रहेगा, बल्कि जैसे जैसे ये बढ़ता है तो वो जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करता है ड्यू टू नॉन रिजिड कांस्टेंट कह दीजिए या डी की वजह से। द वेव नंबर सेपरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, द वेव नंबर सेपरेशन does not remain constant but decreases slightly, थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने पहले बताया d की बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं है b के कंपैरेटिवली, बट पॉजिटिव होती है तो जाहिर है कि वो जो सेपरेशन है वो डिक्रीज करेगा स्लाइटली विद इंक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने कोशिश की है कि कोई ऐसी चीज ना रहे हमारे इस रोटेशन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। किसी भी टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जिन क्वेश्चंस का मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, आपको लगभग वो सभी आंसर्स मिल गए होंगे। देखिए अगर कम नंबर का है तो बीच में वो आंसर आपका पूरा हो गया होगा तो आप वहीं तक छोड़ दीजिए, और अगर वो 8 या 10 नंबर का है तो फिर आप पूरा कीजिए। जो भी चीज पूछी है वहां तक आप बढ़िए। और ये पूरे लेक्चर आपको कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर समझ में आ गया है और अभी तक मैं देखता हूं कि आप लोगों ने पढ़ते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखे। और प्यारे बच्चों, अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है जिसमें हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। तो तब तक आप ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, और जिन भी स्टूडेंट्स ने पूरा लेक्चर अपना तैयार किया है या फिर सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, तो उन तमाम स्टूडेंट्स का यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।